चलिए हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें पिछले क्लास में हम लोग इन बातों को पढ़ चुके थे, एक बेसिक लिखे थे। आज थोड़ा पूछताछ भी कर ले। सुनाओ, डेली याद करके नहीं याद किया कुछ? खड़ा खड़ा जल्दी, खड़ा जल्दी। अरे अरे कोई बात नहीं है, खड़ा हो, नहीं बताना कोई बात नहीं है, खड़ा हो जल्दी। अरे तो तुम चपरासी वाली तैयारी नहीं करती है? तुम बीपीएससी की तैयारी करेगी तो अब चलना कैसे, बाकी संभालना और पास हो गए तो तुम आगे चल जाएगी। तो फुल फॉर्म बता इसका। हाँ हाँ, तो इतना तेज है, तो इतना डरा, बैठो बैठो, डर खत्म करो, इसलिए तो है यहाँ एक एक करके यहाँ बुलाया जाएगा, यहाँ बुलाएंगे। चलिए, तो पिछले क्लास में आप सभी को याद है, तेजी से हम लोग समझेंगे। हम लोग देखे थे एक वित्तीय वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष क्या था? 1 अप्रैल से 31 मार्च। देश के सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले जो वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य थे उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जान रहे थे। जब इसी जीडीपी में हम लोग देखे थे कि जोड़ दे रहे थे एक्सपोर्ट को और घटा रहे थे इंपोर्ट को। विदेशों से प्राप्त आय को हम लोग क्या किए थे? जोड़ दिए, और विदेशियों द्वारा भारत में प्राप्त आय को घटा दिए, तो इसी को हम लोग क्या कहे? जीएनपी। और अगर हम जीएनपी में घिसावट को घटा लिए थे तो इसी का नाम क्या पड़ा था? एनएनपी। पिछला क्लास तो याद है सबको? अब इसमें आज के क्लास पर हम लोग ध्यान से समझिए। देखिए, अब जीडीपी किस प्रकार निकालते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी के लिए 2 पार्ट है। एक वर्तमान मूल्य पर भी हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा किसी आधार वर्ष पर भी निकाल सकते हैं। आधार वर्ष क्या होता है? तो कोई वर्ष, जैसे आप ही लोग कभी कभी होता है कोई साल खूब बढ़िया तैयारी करते हो तो उसको एक बेस ईयर माने रहते हो और हमेशा तुलना करते हो कि उस साल जैसा तैयारी नहीं हो रहा है, उस साल बड़ा बेजोड़ पड़े, तो वो एक बेस ईयर। तो इकोनॉमी में भी उसी प्रकार से जो वर्ष सबसे अच्छा माना जाता है, ना बाढ़ आए ना सुखाड़ आए, एक ग्रोथ अच्छा रहे, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो एक बेस ईयर। उसके अनुसार से अभी हम कैसा चल, और एक है करंट, वर्तमान मूल्य। अब बताओ, हर साल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वर्तमान मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वर्तमान मूल्य के आधार पर जीडीपी ज्यादा होगा, आधार वर्ष के आधार पर कम होगा, क्योंकि बेस ईयर फिक्स किया हुआ है, वो आपका नहीं बदलेगा। वस्तुओं की कीमत उसी पर चलेगी। आगे आप पढ़ोगे मुद्रास्फीति, उसमें हम लोग देखेंगे कई वस्तुओं का मूल्य उस वर्ष क्या था और वर्तमान में क्या है। वस्तुओं का हम एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना करके हम लोग चलते हैं कि कहां क्या उसमें वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है। उसी में महंगाई दर आएगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो अब इसका आकलन हम लोग किस आधार पर करते हैं? प्रतिशत के आधार। जीडीपी को हम लोग परसेंटेज पर निकालते हैं, मतलब कभी भी लिखा हुआ रहेगा 6%। अब यह 4% प्रतिशत में व्यक्त हुआ, इसको हम लोग तिमाही भी निकाल सकते हैं और वार्षिक भी निकाल सकते हैं। कई बार होता है हर 3 महीने के लिए अखबार में देखोगे तिमाही जीडीपी का दर घोषित हुआ, उसमें ग्रोथ कैसा हुआ। तो जीडीपी से पता चलता है देश की आंतरिक शक्ति की बाह्य शक्ति। आंतरिक, क्योंकि जीडीपी में हम किसी भी बाहरी को शामिल नहीं किए, तो ये हमारा आंतरिक क्रय शक्ति क्या है, ये जीडीपी बताता है। जीडीपी से यह पता चलता है कि हमारा देश विकास कर रहा है या मंदी के दौर से गुजर रहा है। अगर जीडीपी में कम से कम डेवलपमेंट है तो हम लोग समझ लेते हैं कि देश के सीमा के अंदर डेवलपमेंट कम है, तो इसका मतलब है कि किस दौर से गुजर रहा है? मंदी से गुजर रहा है। तो मंदी मापने के लिए भी हम लोग जीडीपी का ही यूज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी पॉजिटिव हो या कई बार जीडीपी नेगेटिव भी हो सकता है। आपने देखा कोरोना काल में जीडीपी नेगेटिव दिखाया। नेगेटिव का मतलब अब सब व्यक्ति घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन है, तो अगर हम पिछले 3 माह से तुलना करेंगे तो इस 3 माह में कंपैरिजन करेंगे तो वृद्धि हुआ कि घट गया तो माइनस भी आ सकता है। माइनस जीडीपी का मतलब क्या है? देश एकदम चौपट नहीं, पिछले के तुलना में कम है, फिर बढ़ भी सकते हैं। तो ये सभी हम लोग इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखें। जीएनपी में क्या होता है जल्दी बताओ? विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं और विदेशियों द्वारा भारत में प्राप्त जो उनका इनकम है वो घटाते हैं। तो इससे हम लोग भुगतान संतुलन के विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। भुगतान संतुलन आप लोग आगे पढ़ोगे, व्यापार में निर्यात और आयात के अंतर को भुगतान संतुलन का, और यह एक बहुत प्लस पॉइंट है कि किसी भी देश का भुगतान संतुलन अगर उसके पक्ष में पॉजिटिव तो वह देश उन्नति करे, अगर भुगतान संतुलन नेगेटिव है तो देश माइनस में जा रहा है। और भुगतान संतुलन को हम लोग जानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जीएनपी। सबसे शुद्ध आय कौन है? एनएनपी। आपसे पूछेगा कि बताओ तीनों में सबसे शुद्ध कौन है? एनएनपी सबसे एक्यूरेट मान निकलता है, कारण इसमें हम लोग गिरावट को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो नीचे आज कुछ बातों को लिखेंगे और तब आज प्रति व्यक्ति आय के सिस्टम से चलेंगे। तो नीचे डैश पे लिख दीजिए, डैश पे लिखे जीडीपी को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जीडीपी को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जीडीपी को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। नीचे डैश पे लिखिए जीडीपी, जीडीपी तिमाही या वार्षिक ज्ञात किया जाता है। जीडीपी तिमाही या वार्षिक ज्ञात किया जाता है। तिमाही या वार्षिक ज्ञात किया जाता है। नीचे डैश लिखिए जीडीपी, जीडीपी किसी देश के आंतरिक क्रय शक्ति को दर्शाता है। आंतरिक क्रय शक्ति को दर्शाता है। आंतरिक क्रय शक्ति को दर्शाता है। नीचे डैश देखिए जीडीपी से किसी राष्ट्र या राज्य के, जीडीपी से किसी राष्ट्र या राज्य के विकास या मंदी ज्ञात होते हैं। विकास या मंदी ज्ञात होते हैं। मंदी ज्ञात होते हैं। नीचे डैश देखिए जीडीपी, जीडीपी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जीडीपी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए जीएनपी का उपयोग, जीएनपी का उपयोग भुगतान संतुलन के विश्लेषण में किया जाता है। जीएनपी का उपयोग भुगतान संतुलन के विश्लेषण में किया जाता है। भुगतान संतुलन के विश्लेषण में किया जाता है। नीचे डैश लिख दीजिए सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय, सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी है। सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी है।
चलिए नीचे हेडिंग दे, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम, पीसीआई। इकोनॉमी में आपको जो टर्मिनोलॉजी मिलेगा, जैसे एनआई तो नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय तो पीसीआई, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम। चलिए ध्यान दीजिए, कलम रखिए, खूब बढ़िया से सुनिएगा, जो लोग ध्यान दे देंगे उनका क्लियर होगा। पहले बताओ, एक घर ए है और दूसरा घर बी है। ए का इनकम कुल मिला के 60,000 महीने का है और बी का इनकम 40,000 महीने का है। आप किसको अच्छा घर मान रहे हो, ए को कि बी को? जल्दी बोलिए, ए को। तो यही इकोनॉमिक्स कहता है कि इस फेयर में मत रहो, ए अच्छा है कि बी अच्छा है तब तक मालूम नहीं चलेगा जब तक यह नहीं जाने कि इनके आदमी कितना हो सकता है। इनके यहाँ एक ही आदमी 60,000 कमा रहा है और 6 को खाने वाले हैं। इनके यहाँ 2 आदमी 30,000 और 10,000 मिलकर कमा रहा है, तीसरा कोई नहीं। तो बोलो ज्यादा स्टैंडर्ड से कौन रहेगा, ए रहेगा कि बी रहेगा? लो अभी तुम ए को अच्छा बता रहा। तो यही कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इनकम नहीं है, इनकम में कुल व्यक्ति से भाग दो कि टोटल आदमी कितना। तो ये जो निकलेगा उसको प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, एक व्यक्ति का इनकम कहेंगे। और वहां एक व्यक्ति का इनकम 10,000 है और यहाँ एक व्यक्ति का इनकम 20,000 है, तो इसकी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। अब बताओ, भारत कहेगा कि मेरे यहाँ 1 अरब जीडीपी है और दूसरा देश कहेगा कि मेरे यहाँ 50 करोड़ जीडीपी, लेकिन मालूम चले कि भारत की आबादी भी 1 अरब पार रहे और उसकी आबादी कुछ लाख में रहे, तो वो देश ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए हम लोग निकालते हैं इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति का आय कितना है। तो बताइए, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? जब हम अपने राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे दें, तो बताओ कि इसका मतलब हम लोग प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर लेंगे। बोलिए, एक व्यक्ति का आय कैसे निकालोगे? तो हमारा जो राष्ट्रीय आय होगा, हम कहेंगे कुल इतना जनसंख्या में इतना आय है, तो प्रति व्यक्ति माने एक व्यक्ति का कितना आय होगा, हम भाग लगा लेंगे। यानी प्रति व्यक्ति आय कहते किसको है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होता है। भारत की लक्षण क्या है? यहाँ ज्यादा लोग केवल अपने गिनाने के लिए रहते हैं कि मेरा भी गिन लीजिए, आधार कार्ड बना दीजिए, वोटर कार्ड बना दीजिए, लेकिन आय नहीं करते, खाली भाग लगते हैं। वो दिन भर बैठ के देवी स्थान पर ताश खेलेंगे, दिन भर किसी तरह टाइम पास कर देंगे, इनकम नहीं करेंगे। और इसी कारण से प्रति व्यक्ति आय हमारे देश का अच्छा है कि बहुत खराब? बहुत खराब। खास करके जब पूरे भारत में आप पढ़ोगे तो बिहार का सबसे नीचे में। क्या बिहार के आदमी सही में इतना गरीब है? नहीं, बताता ही नहीं है कि कितना कमा रहा है। बात समझ लो, बिहार का आदमी तेज भी तो उतना है। इससे सरकार पूछती भी है कि कितना कमा रहा है, तो किस लिए? इनकम वाला टैक्स। कमाते कहां है, भूखे मर रहे हैं। यहाँ तो गांव में आधा लोग के मुखिया जी से लड़ाई है कि हमको बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं, चाहे जितना अमीर है। अगर मेरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब में लिख दीजिएगा तो वोट आपका पक्का, क्योंकि सरकार की नजर में हमें गरीब बनना है। भले हम अपने रूम में जैसे रहे, एसी लगा ले, टीवी लगा ले, लेकिन सरकार कहे कि नीचे रह रहा। अगर मुखिया जी मजाल है कि कोई एसीओ में रह रहा है गांव में और बीपीएल उसका नाम काट दे, तो उसका वोट गया कि मेरा बीपीएल कार्ड में नाम काट दिया, तो वोट काट दे। तो जहां लोग गरीब बनने में संतुष्ट है, तो वहां का प्रति व्यक्ति आय कभी ज्यादा हो सकता है? नहीं हो। कई ऐसे देश हैं जहां पुलिस अगर दिन में वर्किंग टाइम अगर 10 से 4 है, उस बीच में किसी व्यक्ति को पार्क में बैठा देख लिया, घूमते देख लिया, काम नहीं करते देख रहा है, तो उसको पकड़ के वैसा जेल में डालेंगे जहां 16 घंटा काम करवाया जाता है। 2 महीना उससे 16 घंटा काम करवाएगा, बदले में पेमेंट देगा। क्या आदत समझ गया? कम से कम वर्किंग टाइम में खटना, नहीं तो फिर पकड़ के ऐसे ही डालेंगे। तो वहां बताओ प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। हम लोग के यहाँ अब प्रति व्यक्ति आय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो लोग संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र समझते हो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो वो लोग का आय सरकार जान जाती है। लेकिन जो लोग असंगठित क्षेत्र में, असंगठित का मतलब क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कोई टेम्पो चला रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई टमाटर बेच रहे हैं, कोई दूध बेच रहे हैं। अब बताओ, इन लोगों से सरकार आय जान पाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल। अब हर टेम्पो के पीछे सरकार को आदमी अपना लटकावे, रजिस्टर ले लेके उतरेगा तो नोट करेंगे, तभी ना जान पाएगी। अब ऐसे सरकार कभी नहीं जान पाती है। टेम्पो वाला से पूछेगी कि कितना कमाते हो, तो टेम्पो वाला बताएगा, कहेगा कि जी देखिए 3 गो सीट, अब बस यही 3 सीट में एक आदमी से 5 रुपया किराया है, तो बस 5 तिहाई 15 10 सेट मारते हैं तो 150 रुपया का तेल, 100 रुपया तेल, गरीब नाम लिखा। और जैसे ही सरकार हटी तो मालूम चला कि 3 को आगे बैठा लिया, 3 को पीछे बैठा लिया, और लटकेगा तो लटका भी ले, रिजर्व में भी भाग जाए। तो बताओ सरकार जान पाएगी? नहीं जान पाएगी। अब इसीलिए दिल्ली वगैरह में सरकार क्या करती है, तुमको जान के असर होगा, एक टेम्पो वाला कितना कमाएगा उसका एक फॉर्मूला निकालती। कोई भी ऑटो वाला पैसेंजर सिर्फ रिजर्व में बैठाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आ जाइए बैठ जाइए, फिर बाद में कहेगा कि खाली चल गए, एक ही आदमी गए, ऐसा नहीं करेगा। जो जाएगा रिजर्व में जाएगा, और स्टेशन पर ही मेन जगह सरकार अपना काउंटर खोल के बैठी हुई, उसमें एक रेट तालिका लगा दिया, कहां से कहां का कितना रेट है। प्रीपेड टैक्सी। अब जिस व्यक्ति को लेना है वहां देखो कि हमको यहां से यहां जाना है, किराया लिखा हुआ है 400 रुपया दो, आपको एक पर्ची मिलेगी। पर्ची लेने के बाद किसी ऑटो वाला से बात नहीं करना, चुपचाप उसके ऑटो में बैठना है और जगह बताना है कि यहाँ चलो पर्ची ले लिए। जब वहां जाएंगे उतरने के बाद पर्ची उसको दे देना है, हो गया। अब वो ऑटो वाला ही पर्ची यहाँ जमा करेगा, तो सरकार कहेगी कि आओ इधर, ऑटो नंबर बताओ इतना, और नाम बताओ, पैन कार्ड बताओ, और ये लो जितना रुपया तुम्हारा था पूरे दे दिया, हम कुछ नहीं लेंगे। हमको फायदा क्या होगा? अगर साल भर में 3 लाख कमाना है तब तक टैक्स नहीं लगेगा, तो हमारा कंप्यूटर में जो ऑटो वाला का 3 लाख टपेगा उसको कहने आ जाओ इनकम टैक्स दो, तुम्हारी आय हम जान रहे। इसीलिए अमेरिका वगैरह देश में खुला में दूध बेचना भी मना, खुला में कोई दूध नहीं बेच सकता। वो जब दूध बेचना है तो जिसको है वो डेयरी में दो, डेयरी वाला पैक करके दे, फायदा कितना लीटर तुम डेयरी में दिया उतना डेयरी में हिसाब हो, और तुम्हारे खाता में जब टपेगा तो हमको मालूम चलेगा कि इतना रुपया इसकी आय है, राष्ट्रीय आय में हम जोड़ेंगे। सब्जी भी तुमको जान के आश्चर्य होगा, टमाटर प्याज भी पैक करके बेचते हैं, खुला में नहीं। सब चीज पैक है तो समझना कि वो इससे इनकम बढ़िया निकले। अगर पैक नहीं है, ओपन है, जैसे हम लोग के यहाँ भी चल रहा है मॉडल, तो इसमें असंगठित का आय ही नहीं जान पाता। संगठित है तो इनकी तो मजबूरी है, सरकार कह देगी कि फरवरी में आय विवरणी दो, नहीं तो अगला महीना का वेतन बंद। सब बेचारा डर से देगा कि हुजूर आप ही दिए थे 40,000 महीना, साल भर में बोलो तो जी 4,80,000, अरे 3 कमाना था 480, घटाओ तो जी 480 में 3 लाख गया, तो 180 ज्यादा कमाए, इधर 20% टैक्स, 36,000 निकालो, ज्यादा क्यों कमाया, इसको इनकम टैक्स का। अब जो व्यक्ति को लग रहा है इनकम टैक्स 36,000 देके मुस्कुरा रहा है कि जाने दो, 4,80,000 में 36,000 ना दिए, वो भी खुश, सरकार भी खुश है कि बैठे बैठे दिए भी आई और खींचे भी आई, और इस पैसा से गरीब को हम चलाएंगे। ये व्यवस्थाएं देखो हम लोग करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा, और जिस समय हम लोग गुलाम थे, 1868 की बात करें, सुनना ध्यान से, 1868 में पहला व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो देख रहे हो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
अंग्रेजों के नियम और भारत में गरीबी, पॉवर्टी मींस गरीबी होता है। और सोचिए 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पूरे भारत में राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या को भाग देकर एक अनुमान लगाया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। देखिए 1868 का अनुमान है कि एक आदमी भारत में 20 रुपीज कमाता है, वो भी प्रति व्यक्ति आय का मतलब राष्ट्रीय आय है, और उसमें जनसंख्या से भाग है। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में निकलता है तो इस साल भर में 20 रुपया, महीना का 2 रुपया। सोच लो आज तुम 2 रुपया गिरे हुए देखते हो तो उठाना सही नहीं समझते, यह 2 रुपया है, कोई उठाएगा तो उठाएगा। और उस समय एक महीने की इनकम 2 रुपया थी, भारतीयों का 2 से भी कम, क्योंकि 2 भी करेंगे तो भारत में 2400। ये हमारे देश का 1868 में स्थिति है। तब दादा भाई नौरोजी हिस्ट्री में पढ़ोगे, हालांकि ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का प्लान, और इन्होंने कहा कि अंग्रेज एक स्पंज की तरह काम कर रहे हैं जो भारत से धन को खींच करके और टेम्स नदी में निचोड़ रहे हैं, लंदन टेम्स के किनारे। तो कह रहे हैं इंडिया से खींच रहे हैं और अपना में निचोड़ रहे हैं, तो हम लोग दुबला रहे हैं, उधर मोटा रहे हैं, और इसीलिए वहां औद्योगिक क्रांति हुई। तो दादा भाई नौरोजी बड़ा बढ़िया 1868 में इस पहलू को उठाए। कई लोग धीरे धीरे अनुमान लगाते रहे। जब हम लोग 1947 में देश आजाद हो तो जवाहरलाल नेहरू को भी लगा कि हमें जानना चाहिए कि एक आदमी कितना कमाता है, हमारे देश की आय कितनी है। तो इसके लिए उन्होंने 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय समिति का मतलब है कि पूरे राष्ट्र के इनकम निकालो कितना है, और उसके लिए 49 में उन्होंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जिस अर्थशास्त्री का नाम है पीसी महालनोबिस। तो धीरे धीरे नाम इन लोगों का आगे भी आएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय पीसी महालनोबिस बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। आगे पढ़ोगे ये महालनोबिस मॉडल क्या है, तो उनके मॉडल को हम लोग समझेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं इस मॉडल में। तो अर्थशास्त्री है पीसी महालनोबिस, इनको 49 में राष्ट्रीय आय समिति का हेड बनाया। इनकी ड्यूटी रही कि पूरे देश का राष्ट्रीय आय बताओ और देश की जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय बताओ। 1.5 साल में इन्होंने अथक प्रयास किया, और उस समय आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय हम लोगों का जो रहा इस कमेटी के अनुसार 247 रुपया रहा। देखिए हमारे यहाँ आजादी के समय एक व्यक्ति 247 रुपया साल भर में कमाता था। अभी नहीं समझना कि हमारे यहाँ सर ज्यादा है, ये कई लोग भाग लग जाते हैं ताश खेल खेल के, इसलिए घट जाता है। सब लोग मिलकर कमाएंगे तब ना बढ़ेगा। अब इसलिए कई लोग खूब कमा रहे हैं, कई लोग खूब सो रहे हैं, दिन में भी एक नींद मार देते हैं, एक नींद मार लेते हैं दिन में भी। तो उसके कारण क्या है, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय हमारे देश का घटता है। और इस समय अंतर सिर्फ यही आया, 1868 में 20 रुपया सालाना था, आजादी के समय 20 रुपया मंथली, क्योंकि 20 मंथली करोगे तो 12 दूना 24, 240, 47। अब जवाहरलाल नेहरू को लग रहा है कि ठीक है कोशिश होगा इसको तो बढ़ाया जाए, लेकिन अब हर साल हम कितना आय समिति बनाते रहे, हमें प्रत्येक साल ही मालूम करना होगा कि प्रत्येक साल हमारा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, हम लोग बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, हर साल निकालना। तो इसके लिए बजाते हमको एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक संस्था बनाना होगा, उसकी ड्यूटी दे देंगे कि तुम हर साल इसको जोड़ लगाओ करते रहो। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू 1954 में एक संस्था का निर्माण किया, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट संस्था है। यह संस्था का नाम उन्होंने रखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसी को कहा जाता है सीएसओ। देखिए धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान रखो, सीएसओ का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जाए कि बताओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ, 1954, किस लिए हुआ। अब नाम है सांख्यिकी संगठन, लेकिन इसकी ड्यूटी दी गई कि प्रत्येक वर्ष आपकी ड्यूटी है कि हमारे राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है कि आप निकालेंगे। अब सीएसओ कहा कि जी पूरे देश के निकालेंगे तो हमको और भी कोई सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी समय एक और संस्था बनाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अब देखिए ये आपका कहा गया NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी ड्यूटी दी गई कि जो सैंपल है ये आप पूरा प्रोवाइड करके इनको देंगे, और इनकी ड्यूटी है कि ये पूरा बताएंगे कितना इनकम हो। अब देखो कई मुद्दा है, कुछ देश होते हैं व्यय और बचत के आधार पर आय निकालते हैं, लेकिन हमारा क्या करता है भारत देश, व्यय बचत के फेर में नहीं रहता। हमारे देश में आय अनुमान विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया जाता है। हाँ 1954 आप देखोगे तो 54 आ गया, 51 है, हाँ जो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आय अनुमान विधि जो हम लोग देखेंगे, आय अनुमान विधि क्या है, जो समझो एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में कोई व्यक्ति कितना इनकम कर रहा है ये हर व्यक्ति से डाटा। अब बताओ तुम्हारा मान लो कोई शहर है, तो तुम्हारे शहर में सबको कहा जाएगा कि फरवरी महीना में टाइट हो जाओ, पूरे साल भर में जितना कमाया है मार्च में अगर सब लिख के नहीं दोगे तो अगला महीना से पेमेंट नहीं होगा। तो जितना भी व्यक्ति नौकरी सरकारी कर रहा है वो सब दे देंगे। एक संगठन हमारा सीएसओ का एक ऑफिस होगा, वो ऑफिस सब डाटा को कलेक्ट करेगी और बताएगी कि सर मंडल में इतना इनकम। मान लो हम नौकरी में नहीं, तो ये नहीं समझना कि सरकार आय नहीं जाने, अब हमको भी सरकार कहेगी कि जितना कमाया है उस इनकम में आपको भी नहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो इनकम टैक्स देना, आय का विवरण देना है। अगर नहीं देते हैं तो हम कभी रेड किए तो जितना हम जोड़ घटाव करेंगे उसका 10 गुना फाइन लें। आप अपने से दे दिए तो सही है, नहीं दिए तो हम अनुमान लगाए कि 1 करोड़ कमाया तो 10 करोड़ फाइन करें। और इसीलिए आपकी भी ड्यूटी है, नहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च विवरणी दीजिए कि हम इतना कमाए हैं, और जो विवरणी आप देते हैं उसके अनुसार से यदि आप टैक्स पेयर है तो टैक्स दीजिए, नहीं भी टैक्स पेयर है तो कोई बात नहीं, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन देना। अब देखो यही चीज समझना है, बिहार के व्यक्ति यही नहीं समझते। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना एक इनकम दिखाए। सरकार अगर कहती है कि 3 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, घर में जितने भी परिवार 18 से ऊपर है वो सब कहे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम 2 लाख कमाए, अगला कहे 2,90,000 कमाए, अगला कहे कि पूरे 3 लाख कमाए, बस फाइल कर दी, फाइल करने में 500 रुपया लगे। सरकार कहेगी कि गुड 3 लाख कमाए, बहुत अच्छा, टैक्स नहीं लेंगे। आप 2.5 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, टैक्स नहीं लेंगे, अच्छी बात। अब इसी के आधार पर जो व्यक्ति फाइल करते हैं तो बैंक लोन देती। जब बैंक में लोन के लिए जाएंगे तो सरकार बैंक पूछेगी कि आप क्या करते हैं, तो जी कुछ नहीं बिजनेस करते हैं, तो टैक्स का रिटर्न दिखाई, तो बिजनेस करते हैं तो टैक्स रिटर्न है, वो कहेगा कि जी नहीं है तो दौड़ते रहे लोन नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति कहेगा कि देखिए हम 3 लाख सालाना कमाते हैं और रिटर्न भरे हैं 3 साल से भर रहे हैं, टैक्स सरकार को नहीं देते, लेकिन ये बता रहे हैं कि 3 लाख सालाना कमाते हैं, तो बताओ 3 लाख सालाना कमा रहे हैं तो बताओ महीना में कितना होगा, साल भर में 3 लाख, तो माह में कितना होगा, चलिए बोलिए। तो अगर हम कहें कि इसमें 12 माह में 3 लाख, तो मान लेते हैं 1 माह का हम निकालें तो ये तो 25,000 के आसपास आ गया। अब ध्यान दीजिए 25,000 आ रहा है, तो अब यही लोन लेने में देखती है बैंक कि कितना लोन मांग रहा है।
अब तुम कहोगे कि हमको एक फ्रिज लेना है, एक ही लेना है, 1 लाख लोन चाहिए और 1 लाख लोन हमको 5 साल में चुका देंगे, तो देखेगी बैंक की वो 5 साल में चुकाएंगे तो 20,000 सूद भी जोड़ेंगे तो साल भर में 22-23,000, इस साल में कमाता है 3 लाख, तो कहेगी गुड लोन प्रोवाइड ले लीजिए। अब तुम कहोगे इसी में कि 1 करोड़ लोन चाहिए, तो भाग लगाएगी ना, कहेगी कि साल भर में हमको 5 लाख देगा, तब भी 5 साल में 25 लाख होता है, तुम्हारा इनकम ही हमारा 3 लाख है, कहां से हो? तो आपका जो इनकम दिखाते हो ना, इसी के आधार पर आपको ऋण देते हैं बैंक। तो जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको भी चीज देना है, गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको भी देना है, और जब सब मिला के देंगे तो ये डाटा धीरे धीरे सब अनुमंडल से जिला, हर जिला से राज्य और हर राज्य से केंद्र जाएगा और केंद्र फिर जारी करेगी कि हमारा एक व्यक्ति का आय इतना रुपया है। बोलिए बातें क्लियर हो गई सबका? तो हम लोग के यहाँ एक कंडीशन है, लेकिन कम क्यों है ये भी समझ। हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र के लोग नहीं देते, मटियाते हैं, भरते भी नहीं है, सरकार को कहता है कि नहीं हम कुछ नहीं कमाते हैं, इतना नहीं कमाते हैं कि हम जाकर के और जो साइबर कैफे में बैठ के 20 रुपए खर्चा करके आपको बताएंगे कितना कमाए, हम वो भी नहीं खर्चा करें। तो सरकार फिर छोड़ रहती है कि ठीक है कभी कभी छापा मारते रहेंगे। तो ये हमारा मेन कंडीशन रह गया। तो जल्दी से पहले इस बात को नोट किया जाए, नीचे लिखे पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय, नीचे लिखे राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होता है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होता है। नीचे लिख दीजिए प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। नीचे विस्तार लाके लिख दीजिए भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। इनकी पुस्तक, इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी मींस क्या होता है? गरीबी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उस समय प्रति व्यक्ति आय, में उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया गया था, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया गया था। 3 चीज अंडरलाइन रखना, एक 1868, दूसरा दादा भाई नौरोजी और तीसरा 20 रुपया। नीचे अस्तार लाकर लिख दीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में, 1949 में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के लिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के लिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के लिए, प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इन्वर्टेड कॉमा में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। नीचे देखिए इस समिति के द्वारा, इस समिति के द्वारा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 247 रुपया होने का अनुमान लगाया गया, 247 रुपया होने का अनुमान लगाया गया। नीचे डबल स्टार लगा लिख दीजिए, 54-51 हो जाएगा। 1951 ईस्वी में डबल स्टार लगा दीजिएगा। 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में सीएसओ की स्थापना की गई, स्थापना की गई, जिसका कार्य, जिसका कार्य प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना है। इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। नीचे लिख दीजिए भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण, भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण, बोलो आय गणना विधि से करते हैं कि व्यय गणना विधि?
हम लोग क्या करते हैं, आय गणना विधि, कितना इनकम आपका हुआ है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण आय गणना विधि से करते हैं। राष्ट्रीय आय का निर्धारण आय गणना विधि से करते हैं, आय गणना विधि से करते हैं। चलिए ध्यान दो, अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड, हम लोग कर क्या है जो सुनो, 8 चैप्टर तक इकोनॉमिक्स में सब टर्म समझे। 9वां पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वहां लिखाएंगे भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, सबसे कम किस राज्य का है, भारत का राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, हमारा बजट क्या है। तो ये सब डाटा अगर चैप्टर वाइज चैप्टर